नमस्कार दोस्तों। अगर आपने महेश सर की लेटेस्ट बुक आप भी बन सकते हैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी है तो उसमें आपने उस बुक का मेन चैप्टर पढ़ा होगा I5 स्ट्रेटेजी, म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमाएं। महेश सर ने उसे हार्ट ऑफ द बुक कहा है। तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बैक टेस्टिंग में उसकी परफॉर्मेंस कैसी आई होती और उसके डिटेल स्टेप्स क्या है, तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बैक टेस्ट के रिजल्ट्स क्या हैं और उसमें एनहांसमेंट्स की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं ले चलता हूं आपको स्ट्रेटेजी की तरफ। तो हमेशा की तरह मैंने आपके लिए एक गूगल शीट तैयार कर दी है। इसका नाम है I5 स्ट्रेटेजी फायर इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको शीट में मिलेगा मेथड, जिसमें मैंने बताया है कि क्या है स्ट्रेटेजी, उसके स्टेप्स और उसकी कैलकुलेशंस जो आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में क्या आता है, हमें चूज करना होता है एक अच्छा ETF या फिर म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स पे बेस्ड। क्योंकि निफ्टी 50 का इंडेक्स आप आज खरीद लें, कल खरीद लें, पहले खरीदा हो, आपने देखा होगा कि वो नीचे भले ही जाता हो लेकिन हमेशा थोड़े समय बाद उठकर ऊपर आता है और नए हाइस बनाता रहता है। तो उस हिसाब से निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही सेफ स्ट्रैटेजी है। तो ये जो स्ट्रैटेजी महेश सर ने बनाई है, इसे एक सेफ्टी लेवल दिया है और इसमें उन्होंने कंटिन्यूअस इनकम कैसे कमा सकते हैं उसका प्रोविजन रखा है और SIP की पावर यूज करके एवरेजिंग का प्रोविजन रखा है। तो सबसे पहली चीज, हमें एक निफ्टी 50 बेस्ड ETF या फिर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। तो हम अपने इस एग्जांपल में निफ्टी 20 को ले लेते हैं जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड निफ्टी 50 का ETF है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप लमसम ओवरऑल कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसको आपको 30,000 मिनिमम से स्टार्ट करना है और फिर उसके मल्टीपल्स में लाइक 60,000 90,000, तो 30,000 के मल्टीपल्स में आप कितना भी कर सकते हैं। तो हमारी वाली शीट में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 1,20,000, जो कि महेश सर ने अपनी बुक में भी लिया था। और ये वो अमाउंट होना चाहिए जिसकी आपको अगले 10 सालों तक तो कम से कम जरूरत ना हो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि 1 साल 2 साल के लिए यहाँ पैसा लगा देता हूँ उसके बाद ये पैसा निकाल लूंगा, नहीं। ये स्ट्रेटजी इस तरह से डिजाइन की गई है कि धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ती है, धीरे धीरे कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है, धीरे धीरे SIP की वैल्यू बढ़ती है, आप ज्यादा SIPs करते हैं। तो इसके लिए कम से कम 10 साल का अपना दिमाग में होराइजन लेके चलिएगा कि हाँ मैं 10 साल के लिए ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर में जब आपको मैं बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, इस अमाउंट का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट होगा। जब मार्केट अच्छा खासा टूटा हुआ होता है तो हमें ज्यादा अमाउंट भी इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है स्ट्रेटजी में, यानी हम बाय इन डिप्स, जो कि एवरेजिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है सेफ चीजों में लाइक निफ्टी इंडेक्स या फिर किसी अच्छे स्टॉक में। बाय एंड डिप्स यानी कि अगर गिरा हुआ है और खरीद लीजिए क्योंकि वो अल्टीमेटली उठेगा और उस वक्त आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो कितना तक हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ सकता है वो बैक टेस्टिंग से आप देख सकेंगे। मैंने एक कॉलम अलग से डाला भी है बैक टेस्टिंग की शीट में, जो थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ओके अगर मैं 1,20,000 सोच के चल रहा हूँ तो इतना एक्स्ट्रा तक मुझे जाना पड़ सकता है। ऑफकोर्स ये बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं, फॉरवर्ड में आगे क्या हो सकता है उससे ज्यादा जाना पड़े, हो सकता है उस तक भी ना जाना पड़े, वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, बैक टेस्टिंग से एक एवरेज आइडिया मिल जाता है कि हाँ इतना लगभग ऊपर नीचे हो सकता है। ये कर लेने के बाद तीसरी सजेशन महेश सर ने दी है कि इस स्ट्रेटजी को करने के लिए एक अलग से डीमैट अकाउंट और एक अलग से सेविंग्स बैंक अकाउंट रखना चाहिए आपको। डीमैट अलग से, अगर आप सिर्फ यही स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो एक ही डीमैट काफी है। लेकिन अगर आप कोई और स्ट्रेटजीज करते हैं, किसी और चीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से महेश सर ने इसके लिए अलग डीमैट सजेस्ट किया है। लेकिन वो एक मैंडेटरी चीज नहीं है, वो एक ऑप्शनल चीज है ताकि आपको ट्रैकिंग में आसानी हो। बाकी कोई इम्प्लीकेशन नहीं है उसका, सिर्फ ट्रैकिंग के हिसाब से उसको अलग से डीमैट और अलग से सेविंग्स बैंक रखने में आपको फायदा होगा ट्रैकिंग में। तो अब बात करते हैं स्टेप्स क्या है, कैसे इंप्लीमेंट करना है स्ट्रेटेजी को। तो जैसा मैंने बताया हमें लमसम चूज करना है, हमने यहाँ लमसम चूज कर लिया 1,20,000। तो उसको 1/12 पार्ट में यानी कि 12 पार्ट्स में बराबर डिवाइड कर देंगे तो आपकी वो सिप अमाउंट निकल के आ जाएगी जो हर महीने हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन लगा दी है। अगर आप 120 की जगह 2,40,000 करना चाहेंगे, वो अमाउंट डालिए और आपको ये बता देगा कि सिप कितना होगा आपका। ठीक है, वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और अभी मंथली विड्रॉल के बारे में आपको बताता हूँ, सिप कब इंक्रीज होंगी और उसकी कैलकुलेशन के बारे में अभी आपको बताता हूँ जब ये स्टेप्स कवर करूंगा। तो सबसे पहले आपने लमसम तय कर लिया। उसके बाद जो आपका सिप अमाउंट निकल के आ रहा है, उस सिप को आप किसी भी एक तारीख को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी तारीख को इनफैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक तारीख जिस सहूलियत के लिए कहा गया है, लेकिन जिस भी तारीख से आप स्टार्ट करना चाहें उस तारीख से स्टार्ट कर लें और वो तारीख आपकी सिप की डेट बन जाएगी। यानी कि हर महीने उसी तारीख को आपको सिप करना है जब तक कि पहला प्रॉफिट बुक ना हो जाए। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ कि कैसे डेट चेंज हो जाएगी उसके बाद। तो आपकी वो सिप हो गई। तो और हर महीने आपको निफ्टी 20 के यूनिट्स खरीदने हैं उतने अमाउंट के। तो अगर आप 10,000 का सिप कर रहे हैं तो से आपने 5th ऑफ किसी मंथ से स्टार्ट किया, 5th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट किया, 10,000 इन्वेस्ट कर दीजिए निफ्टी 20 में, तो सिप हमारी स्टार्ट हो गई। थोड़ा करेक्शन मैंने इस फिगर में कर दिया है जो सेकंड स्टेप है। तो ओवरऑल आपके पास 1,20,000 है जो एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं।
तो 10,000 उसमें से इन्वेस्ट हो गया, बाकी का पैसा आपके सेविंग्स बैंक में पड़े रहने दीजिए 1,10,000। अब कई सारे सेविंग्स बैंक ये फैसिलिटी देते हैं कि आप ऑटो स्वीप कर लें, यानी कि जो भी आपका सेविंग बैंक में पड़ा है पैसा उसमें से ऑटोमेटिकली वो एफडी में डाल देते हैं और आपको एफडी के इंटरेस्ट मिलते हैं, और जब जब आपको उस पैसे की जरूरत हो वो एफडी ऑटोमेटिकली ब्रेक होके आपको वो पैसे आपके सेविंग्स बैंक में मिल जाते हैं जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वाली फैसिलिटी अगर आपके पास बैंक में है, ग्रेट, आप उसका फायदा उठा के अपने जो खाली पड़ा हुआ पैसा है उस पर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो इसका प्रोविजन मैंने अपनी बैक टेस्टिंग शीट में डाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो अब मंथली सिप हमें कब तक करनी है, जब तक कि ओवरऑल जितने हमने यूनिट्स खरीद लिए हैं सिप करते करते उस पे सारे यूनिट्स पे 8% प्रॉफिट नहीं आ जाता, यानी कि जो भी एवरेज प्राइस निकल के आता है उस पे जब हमें 8% प्रॉफिट मिल जाएगा उस दिन हम सारे यूनिट्स बेच देंगे और उसके अगले दिन से फिर से यही सिप वाली साइकिल शुरू कर देंगे। से हमने 3 महीने तक किया, 3 महीने बाद 8% प्रॉफिट आ गया, 21 दिसंबर को हमें फिर से सिप स्टार्ट कर देनी है, लेकिन इस बार सिप का अमाउंट चेंज हो जाएगा और साथ ही हमारे विड्रॉवल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें आप मंथली विड्रॉल करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट मंथली विड्रॉल के बारे में है। तो 1,20,000 की फिगर पे मंथली विड्रॉल 0.5% अगर हम निकाले वो आता है ₹600। तो अगर आपका अमाउंट कम है या ज्यादा है वो आपको यहाँ पे डाल के ऑटोमेटिकली बता देगा आपका मंथली विड्रॉल अमाउंट कितना होना है। तो मंथली विड्रॉल कब शुरू होगा, जिस दिन आपने प्रॉफिट बुक किया है उस दिन से या उसके अगले दिन से आप मंथली विड्रॉल शुरू कर सकते हैं। यानी कि इसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया 20 दिसंबर आपने बेचा, सारे यूनिट्स बिक गए, 21 दिसंबर को आप मंथली विड्रॉल यानी ₹600 अपने खर्चे के लिए उस बैंक अकाउंट में से निकाल सकते हैं। और जब जब हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो पहला 20 दिसंबर को हो गया 8%, उसके बाद हमने दोबारा सिप वाली साइकिल स्टार्ट कर दी, उसके बाद फिर सिप करते करते दोबारा जब 8% आएगा मंथली विड्रॉल का अमाउंट बढ़ जाएगा 5% से। किसका 5%? जो पिछला मंथली विड्रॉल था उसका 5%। तो इस एग्जाम्पल में हमारा अभी मंथली विड्रॉल है ₹600, उसका अगर आप 5% बढ़ाएंगे तो वो बन जाता है ₹630। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट बुकिंग में 600 का मंथली विड्रॉल स्टार्ट होगा जो कि आप हर मंथ उसी तारीख पे करते रहेंगे जो आपकी निकल के आई है तारीख। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आएगी उसके बाद फिर आप अपना मंथली विड्रॉल शुरू कर देंगे 5% बढ़ा के। तो ये तो हो गया मंथली विड्रॉल का बढ़ाना। साथ ही जब आपका प्रॉफिट बुकिंग होता है उसके बाद जब आप नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं आपको अपनी सिप भी बढ़ा देनी है 5% से। तो अगर आपकी सिप ₹10,000 थी तो वो 5% बढ़ा के 10,500 हो जाएगी। तो आपको अगली साइकिल से 10,500 की सिप हर महीने करनी है जब तक 8% प्रॉफिट ना आ जाए। 8% आए उसके बाद फिर 10,500 का 5% बढ़ाना है। तो जो भी लास्ट आपकी SIP थी उसका आपको 5% बढ़ाना है। उसी तरह जो भी लास्ट विड्रॉल अमाउंट आपका था उसका 5% बढ़ाना है। ठीक है, वो आप बैक टेस्टिंग शीट में देख भी पाएंगे कैसे हुआ है। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया है कि किसका 5% बढ़ाना है आपको सिप में और विड्रॉल अमाउंट में। और कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब हमारा 12 सिप भी लग जाए और प्रॉफिट बुकिंग नहीं आए, तो उस केस में हमें SIP को रोकना नहीं है, उसे चालू रखना है। तो एक तरह से आप अपना एक्स्ट्रा पैसा वहां लगाएंगे और उसको चालू रखना है, क्योंकि जैसा मैंने कहा बाय इन डिप्स वाला सिचुएशन होगा जब यूजुअली मार्केट गिरा हुआ हो, तभी आपको 8% नहीं आएगा एक साल में भी। तो आप सस्ते में खरीदते चलिए और सिप चालू रखिए, सिप को बंद नहीं करना है। एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं और सिचुएशन आप देखेंगे बैक टेस्टिंग में कई बार लगे भी, कितने तक लगे वो बैक टेस्टिंग में आपको दिख जाएगा आइडिया लेने के लिए। लेकिन आपको सिप बंद नहीं करनी है, आपको कंटिन्यू करनी है सिप और 8% प्रॉफिट का वेट करना है और उसके बाद दोबारा से साइकिल वैसे ही चलाती रहनी है जैसे चल रही है। तो ये हो गए सारे स्टेप्स। अब देखते हैं बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट आए। तो ये है वर्जन 1। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वर्जन 2 क्या है, मेरा क्या एनहांसमेंट है उसमें। वर्जन 2 में छोटा सा एनहांसमेंट है लेकिन रिजल्ट उससे काफी अच्छे आए हैं। अब जब अपनी खुद की बैक टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले तो इस शीट का कॉपी कर लेना, फाइल में जाके मेक अ कॉपी और मेक अ कॉपी बटन यहाँ पे दबाते ही इसकी कॉपी आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगी। उस कॉपी को आप एडिट कर सकते हैं। मेरी वाली शीट को रिक्वेस्ट एक्सेस करके आप एडिट नहीं कर सकते, मैं आपको एक्सेस नहीं दे पाऊंगा, तो आपको कॉपी ही बनानी पड़ेगी। तो एक बार आपने शीट कॉपी कर ली उसके बाद मैंने ऑलरेडी डेटा डाल दिया, पिछले 10.5 साल का डेटा मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, 1 जनवरी 2012 से लेके 20 सितंबर 2022 तक। ठीक है, और अमाउंट 1,20,000 के साथ मैंने किया जिसका सिप निकल के आता है 10,000। ये इनिशियल सिप है क्योंकि जैसा कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग के बाद सिप बढ़ता रहता है वो इस बैक टेस्टिंग शीट में इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन इनिशियल शिप जब हम शुरू कर रहे हैं तब 10,000 होगा। सेल टारगेट 8%, अगर आपको ज्यादा कम देखना है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कर लिया है। 8% आइडियल टारगेट दे रहा है, मैंने 6 ट्राई किया, 7 ट्राई किया, 5 4 ट्राई किया और 9 10 भी ट्राई किया, सब में प्रॉफिट्स नीचे ही जा रहे थे। तो 8 महेश सर ने काफी रिसर्च के बाद दिया है, तो 8% बहुत आइडियल है। और सिप इंक्रीज कितना करना है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 5%, और
मंथली विड्रॉल कितना इंक्रीज करना है 5%, उसको अगर आप चेंज करके देखना चाहें उसके लिए भी मैंने यहाँ प्रोविजन दे दिया। तो जो भी येलो में आपको यहाँ दिख रहा है वो सब एडिटेबल है, ये सारे फील्ड्स आप एडिट करके चेंज करके अपने हिसाब से डेटा डाल के अलग अलग पीरियड्स के अलग अलग परसेंटेजेस के चेक कर सकते हैं कि किसमें बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये डेटा डालते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी आपने ETF का कोड डाला है, अभी ये इन्फोसिस डाला हुआ है, मैंने ये टेस्टिंग के लिए यूज किया था, मैं वापस निफ्टी भी डाल देता हूँ। ओके, तो ETF कोड याद रखिएगा इसी फॉर्मेट में डालना है, NSE कोलन और उसके बाद जो निफ्टी 20 का, ये गूगल फाइनेंस की वेबसाइट से आपको कोड मिल जाएगा। तो अगर आप किसी और स्टॉक का किसी और ETF का टेस्ट करना चाहते हैं तो कोड वहां से उठा लीजिएगा और यहाँ पे उस तरह से डालना है। तो कोड डालते ही देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है सारा डेटा। तो मैंने डेट और क्लोज प्राइस पुल कर लिया है, और ये जो सारी कैलकुलेशन है क्लोज प्राइस के बेसिस पे मैंने की है, ओपन हाई लो नहीं कंसिडर किया क्योंकि ETF में वो कई बार गलत वैल्यूज आती हैं, तो बैक टेस्टिंग उन पे बेस मैं नहीं करता हूँ अब। तो यहाँ पे पहली सिप होगी जब महीना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 जनवरी से नया मंथ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे पहली सिप हो गई, सिप नंबर यहाँ पे काउंट करते हुए चलेगी हमारी शीट। ओके, और उतना इन्वेस्ट कर देगी जो पहली सिप के हिसाब से। ठीक है, हमारा ये ट्रैक करते हुए चलेगा न्यू सिप अमाउंट, अभी जब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है यहाँ पे 10,000 रहेगा, जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग होगी वो उसे बढ़ा के 5% बढ़ा के 10,500 कर दिया, नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग में उसने और 5% बढ़ा दिया, तो पिछली सिप का 5% बढ़ के यहाँ पे नई सिप आ जाती है। उसके अलावा मैंने ये ट्रैक किया है कि हम प्रॉफिट बुकिंग के बाद जब मंथली विड्रॉल करते हुए जा रहे हैं, कितना हम मंथली विड्रॉल करेंगे वो यहाँ पे सब ट्रैक हो रहा है। ठीक है, जब जब मंथली विड्रॉल हुआ, तो जिस दिन भी प्रॉफिट बुक हुआ है उसके अगले दिन मैंने यहाँ मंथली विड्रॉल किया है। ठीक है, वो ट्रैक हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मनी रिमेनिंग इन ओवरऑल लमसम किटी, तो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं 1,20,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, इस जो भी आप अमाउंट यहाँ डालेंगे ऊपर वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप बाय या सेल करते हुए चलेंगे ये अमाउंट घटता घटता बढ़ता रहेगा। तो एक तरह से मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो डीमैट में चला जा रहा है, और जो भी सेल कर रहे हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जा रहा है। उसके हिसाब से मैंने यहाँ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लगा के कैलकुलेशन किया है कि हमें क्वार्टरली बेसिस पे कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि बैंक्स में क्वार्टरली बेसिस पे ही मिलता है। तो हर 3 महीने का एवरेज प्राइस निकाल के यहाँ पे इस वाले सेक्शन में सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, और यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं कि इंटरेस्ट कितने परसेंटेज पे आपको चेक करना है। तो मैंने सेविंग बैंक इसलिए 4% डाला है क्योंकि पिछले 10 साल का कर रहा हूँ, वहाँ सेविंग बैंक इंटरेस्ट काफी ज्यादा हुआ करते थे। और इसलिए भी क्योंकि सिर्फ सेविंग बैंक में ही क्यों, हम FD में भी मूव करेंगे अगर वो वाली फैसिलिटी है ऑटो स्वीप वगैरह, तो 4% से ज्यादा होगा, लेकिन फॉर अ सेफर साइड मैंने 4% लिया है, और ये 4% एनुअली है। तो जो भी क्वार्टरली इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 1% होगा, क्योंकि 4% डिवाइडेड बाई 4 क्वार्टर्स, 1 क्वार्टर का हो गया 1%। ठीक है, वो कैलकुलेट करते हुए चलेगा हमारी शीट, और कितना प्रॉफिट बुक कर लिया है वो कैलकुलेट करते हुए चलेगा। तो जब भी प्रॉफिट बुक होगा आप देखेंगे अमाउंट बढ़ जाता है, क्योंकि मैं पिछले प्रॉफिट में नया प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ इस शीट में ऑटोमेटिकली। और कितना विड्रॉल हमने कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 600 यहाँ तक विड्रॉ हुआ था, एक और नया विड्रॉल हुआ 630, तो 600 प्लस 630 1230, फिर नेक्स्ट विड्रॉल 630 का हुआ तो 860। तो जो भी विड्रॉ हम एक्स्ट्रा करते जा रहे हैं वो यहाँ पे ट्रैक होते जा रहा है कि ओके कितना विड्रॉल हमने कर लिया है। तो इस सारी बैक टेस्टिंग की समरी ऊपर आपको मिल जाएगी। तो मैंने इन्हें अलग अलग सेक्शंस में बांटा है इस बार, 3 अलग अलग सेक्शन में रेलेवेंसी के हिसाब से। तो सबसे पहले मैंने ये ट्रैक किया कि एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट कितना रहा, कभी ज्यादा इन्वेस्ट होके हमारा 8% आ जाता है, कभी कम होके इन्वेस्ट 8% आ जाता है, ऑन एन एवरेज हमारा इन्वेस्टमेंट रहा इतना। तो इस वाले सिचुएशन में 1,11,908 एवरेज इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, और टोटल प्रॉफिट हमने कितना बुक किया वो यहाँ पे ट्रैक हो जाएगा, यहाँ 1,47,000। और फिर मैंने XIRR निकाला है। तो जब से मुझे हिमांशु जी ने हेल्प करी है XIRR के फॉर्मूले में, जहां भी इन्वेस्टमेंट हमारी इन एंड आउट होती है, लाइक सिप मोड में है, फिर हम बेच रहे हैं, फिर हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसमें हम CAGR नहीं निकाल सकते, क्योंकि CAGR लमसम एक बार डाला और फिर फाइनली निकाला, वहां CAGR निकालते हैं। लेकिन जहां पे हम डाल रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वहां CAGR फॉर्मूला XIRR के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो XIRR मतलब ऑन एन एनुअल बेसिस हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये XIRR उस पे निकालता है कि ओके हमारा 20,000 इन्वेस्ट हो गया, उस पे प्रॉफिट बुक हो गया, वो वहां पे कैलकुलेट करता है। अगली बार हमारा 1 लाख तक इन्वेस्ट हो गया, उस पे जब 8% प्रॉफिट बुक हो गया उस अमाउंट पे, तो अमाउंट हमारा जो इन्वेस्ट हो रहा है वो वेरी कर रहा है, और जो हम अमाउंट प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो वेरी कर रहा है। तो उसके हिसाब से XIRR कितना आ रहा है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मेरे मेरे एक्सपीरियंस में 24% का XIRR एक्सेलेंट है, मतलब उससे ऊपर हुआ तो बहुत ही अच्छा, लेकिन 24%, 20% से नीचे हो तो उतना खास नहीं है, लेकिन 20%, 24% आइडियल है, 24%। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है पिछले 10.5 सालों में
16.3% का XIRR है। और हमने मंथली विड्रॉल कितने कर लिए? 1,18,000। अब आप इसे कंपेयर करेंगे, हमने शुरुआत करी थी 1,20,000 से, उस पर हमने 1,47,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया और 1,18,000 का विड्रॉल कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट उतना विड्रॉ कर लिया जितना हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। तो अभी जो भी करंट वैल्यू है जो यहाँ पे आपको दिखेगी वो एक तरह से फ्री की वैल्यू है, मतलब सारे शेयर्स हमारे फ्री हो चुके हैं, जो भी हमने इन्वेस्ट किया था वो तो हम निकाल चुके हैं। तो अब जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुई है वो एक तरह से अब फ्री की इन्वेस्टमेंट है। अगर वो सारा पैसा चला भी जाता है तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो हमने की थी वो तो निकाल चुके हैं। उस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो काफी अच्छे रिटर्न्स है। यहाँ मैंने ये भी ट्रैक किया है कि मिनिमम बैंक बैलेंस एट एनी टाइम, तो जो हमारा ये बैलेंस ट्रैक कर रहा है, जब हम खरीद रहे हैं तो बैलेंस कम हो जा रहा है, जब हम बेच रहे हैं तो बैलेंस बढ़ जा रहा है क्योंकि वो पैसा बैंक में आ जा रहा है। तो मिनिमम इसलिए मैंने ट्रैक किया है कि कितना नीचे तक गया। अगर ये माइनस में गया है यानी कि हमें अपनी जेब से इतना तक पैसा लगाना पड़ा, तो 1,71,000 तक पैसा लगाना पड़ा। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिप्स कितने हुए? 21। और 16 साइकिल्स कंप्लीट हुए, यानी कि हमने कितनी बार प्रॉफिट बुक किया वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड में। ठीक है दोस्तों, तो ये है निफ्टी 20 के रिजल्ट्स। तो इससे आप अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं किसी और डेट की आप करना चाहें। यूजुअली मैं 5 और 10 साल की करता हूँ, अगर डेटा अवेलेबल है उस पर्टिकुलर ETF या स्टॉक जिसकी भी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उससे अच्छा खासा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अगर हम सिर्फ 5 साल की करें, 5.5 साल की करें और मैं इसे मूव कर दूं 2017 में, लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। मैंने इससे पहले नहीं किया था, अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ ताकि आप ये देख भी सके कि कैसे डेट चेंज करने पे, चीज़ें चेंज करने पे रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप चेंज करेंगे डेटा थोड़ा वेट कीजिएगा और यहाँ पे ग्रीन बार आता रहता है जब तक ये प्रोसेसिंग कर रहा है। एक बार वो ग्रीन बार आना बंद हो जाए यहाँ टॉप राइट में, मतलब प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है। तो 5 साल में इसने 17.79% का XIRR दिया है। और बाकी पैरामीटर्स आप खुद देख सकते हैं, कितना विड्रॉल हुआ, कितना मैक्सिमम, कितना मिनिमम हमारा बैंक बैलेंस हुआ, वो सब चीज़ें। तो इसको देखने के बाद मैंने फिर ये चेक किया कि निफ्टी 20 में तो ओके 16 का XIRR आ रहा है, अगर हम बैंक 20 में करते हैं तो क्या आता है। तो उसको मैंने रिजल्ट्स में यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है और बैंक 20 में बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए, क्योंकि बैंक 20 काफी वॉलेटाइल है, तो हमें सिप में काफी फायदा मिलता है, नीचे हम सस्ता खरीद पाते हैं और फिर वॉलेटाइल होने की वजह से वो जल्दी ऊपर आता है, हम प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। तो हमारा प्रॉफिट चर्निंग बहुत तेज होगा इन पिछले 10.5 सालों में बैंक 20 में। तो उसकी वजह से बेहतरीन रिजल्ट्स आए। 23.82 का XIRR है। तो जैसे मैंने बोला 24% का XIRR एक आइडियल XIRR है, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट वही मिला। तो बैंक 20 में एक्सेलेंट रिजल्ट है। साथ ही मैंने जूनियर 20 जो कि होते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, तो निफ्टी 50 जो पहले 50 स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के, उसके बाद जो 51 से लेके 100 उन्हें निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं, और जूनियर 20 उसका इंडेक्स है। तो मैंने उसको ट्रैक किया, तो उसमें 15.53 जो निफ्टी 20 से भी कम रिजल्ट आए। तो बाकी की आप बैक टेस्टिंग खुद से कर सकते हैं। किसी अगर आपको म्यूचुअल फंड में करनी है, किसी स्टॉक में करना चाहें, आपकी मर्जी, आप किस में बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे उसका कोड डालिए, किन डेट्स के लिए करना चाहते हैं वो डालिए, किस अमाउंट के लिए करना चाहते हैं वो डालिए, सेल टारगेट आपको चेंज करना है वो टेस्ट कर लीजिए। तो पूरा बैक टेस्टिंग आपके लिए मैंने खोल दिया है, और जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है उसका रिजल्ट बता दिया है। साथ में ये भी बता दिया है कि बैंक 20 में ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए। इसके साथ मैंने एक और चीज, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम मंथली विड्रॉल करते रहते हैं, जब प्रॉफिट बुक होता है और एक मंथली विड्रॉल फिगर हमें मिल जाता है, वो हम मंथली विड्रॉ करते रहते हैं और वो बढ़ता भी रहता है। अगर हम उस मंथली विड्रॉल को विड्रॉ करके खर्चा ना करें, इंस्टेड उसको किसी और ETF में या म्यूचुअल फंड में लगा दें, तो जब जब प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट को वहां इन्वेस्ट कर दिया। उसके लिए मैंने वर्जन 2 डिजाइन किया है। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें मैंने ऊपर एक चीज लिख दी है कि इसमें हम विड्रॉल्स कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब उस पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड उसको हम एक पैरेलल ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैरेलल इन द सेंस जब जब प्रॉफिट आ रहा है हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसकी ट्रैकिंग मैंने यहाँ पे V2 पैरेलल इन्वेस्टमेंट में की है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज चेंज करनी है कि आप किसको पैरेलल रखना चाहते हैं। तो अगर आप मेन निफ्टी 20 को बना रहे हैं तो पैरेलल बैंक 20 को बना लीजिए या किसी और को बना लीजिए, आपके ऊपर है। मैंने बैंक 20 को बनाया, तो इसके ओवरऑल रिजल्ट्स क्या आए वो देख लेते हैं। तो जो हमने देखा मेन स्ट्रेटजी में XIRR तो वही है, क्योंकि सेम प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन विड्रॉल हमने नहीं किए, वो विड्रॉ को हमने इन्वेस्ट कर दिया बैंक 20 में। तो जहां हमें तो जहां हमने 1,18,000 विड्रॉ किए होते और मे बी खर्चा कर दिया होता या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखे होते, अगर हम उसे इन्वेस्ट कर देते बैंक 20 वगैरह में, तो वहां पे हमारा उसका वैल्यू हो जाता 3 लाख रुपीज। तो काफी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हम एक तरह से पैसा कमा रहे हैं और उसी को कहीं और लगा के और पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैसे से पैसा कमा रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चेंज आ गया है।
जिन लोगों को अपने खर्चे के लिए स्ट्रैटेजी को यूज करना है वो मंथली विड्रॉल को खर्चे की तरह यूज कर सकते हैं, और जिन लोगों को एक लॉन्ग टर्म अपना वेल्थ बिल्ड करने के लिए यूज करना है वो इस वाले एस्पेक्ट को कंसिडर कर सकते हैं कि तो उस प्रॉफिट को आप किसी और म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में इन्वेस्ट करके अपनी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बैक टेस्टिंग भी आप यहाँ कर सकते हैं। V2 मतलब वर्जन 2 है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं किस मेन को आप रखना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी, और किसको आप पैरेलल रखना चाहते हैं, और फिर उसकी बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट्स आए होते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये रिजल्ट्स आपको पसंद आएंगे। तो जिन लोगों ने काफी सब्र से इंतजार किया इस किताब को और इस किताब को पढ़ा, i5 स्ट्रैटेजी को पढ़ा, उनको ये बैक टेस्टिंग फाइल पसंद आए, उनके काम आए, ये उम्मीद करता हूँ मैं। और अगर आपको रिजल्ट्स पसंद आते हैं, अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए, कौन से म्यूचुअल फंड में किस में करना चाहते हैं। अगर आप महेश सर के हिसाब से करेंगे तो निफ्टी 50 के किसी भी ईटीएफ में जिसमें अच्छे वॉल्यूम्स हो उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बैक टेस्टिंग आपको कुछ और बता रही है और आप वो ट्राई करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप वो ट्राई कर सकते हैं, और वो पैरेलल इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन है स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और जल्दी ही मैं बाकी स्ट्रैटेजीज भी बैक टेस्ट करके और अपना उसका पर्सपेक्टिव लेके आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।